देखो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है और वो है कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस। इसमें हम PH3 मींस फॉस्फीन एंड क्लोराइड्स ऑफ फॉस्फोरस इनको डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे और वो है ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट हम लेंगे यहां पर ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। ओके, इसमें फर्स्ट है P4O6 फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। ओके, तो देखो बच्चों, इसकी जो प्रिपरेशन है वो है जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है, ओके, उसको ऑक्सीजन की लिमिटेड अमाउंट में जलाया जाए तो बनता है P4O6। ओके, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड का डाइमर है। और दूसरा जो नेक्स्ट मेथड है वो है व्हाइट फॉस्फोरस और N2O नाइट्रस ऑक्साइड की रिएक्शन से भी ये बनता है P4O6 और नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में बनता है जो एस्केप होके बाहर हो जाता है। तो ये है टू प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ P4O6। ओके, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाए तो फर्स्ट है कि व्हाइट सॉलिड विद गार्लिक ओडर। समझ गए बच्चों, सफेद ठोस होता है, वैक्सी सॉलिड होता है एंड गार्लिक लहसुन जैसी गंध होती है। इट डिसॉल्व्स इन हॉट एंड कोल्ड वाटर एंड फॉर्म्स, ठीक है, फॉलोइंग एसिड्स। समझ गए बच्चों कि जल में घुलकर इन दो निम्नलिखित अम्ल बनाता है। देखो, पहला है कि अगर आप इसे कोल्ड वाटर में रखोगे तो P4O6 और कोल्ड वाटर की रिएक्शन से बनता है फॉस्फोरस एसिड। इसीलिए इसको बोला जाता है एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरस एसिड। क्या बोला जाता है? एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरस एसिड। जब कोई भी ऑक्सी एसिड किसी ऑक्साइड से बनता है तो उस ऑक्साइड को बोला जाता है एनहाइड्राइड। तो आप देख रहे हैं कि नॉर्मल कंडीशन में कोल्ड वाटर में P4O6 डिसॉल्व होकर क्या बना रहा है? फॉस्फोरस एसिड। ऐसे में हम इसे बोलेंगे फॉस्फोरस एसिड का एनहाइड्राइड। दूसरा रिएक्शन है कि अगर हॉट वाटर में रखा जाए इसी को तो ये बनाता है फॉस्फोरिक एसिड एंड क्या बन गई है? फॉस्फीन। तो यहां पर फॉस्फीन भी साथ में बन रही है, फॉस्फोरिक एसिड। ये क्वेश्चन होता है कि P4O6 वाटर के साथ कौन कौन से कंपाउंड देता है। तो आप देख रहे हैं कि एक तो बन रहा है फॉस्फोरस एसिड, एक बन रहा है फॉस्फोरिक एसिड और एक बन रही है PH3। ओके, या इस तरह का क्वेश्चन होता है कि P4O6 के हाइड्रोलिसिस या इसकी वाटर से रिएक्शन से कौन सा कंपाउंड नहीं बनता। तो पहले तो आप देख रहे हैं ये तीन और कोई अदर दे रखा है तो वही नहीं बनेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है कि हीट इफेक्ट। इसको इस तरह से 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीटेड किया जाए तो ये चेंज हो जाता है P4O8 में, और 440 डिग्री सेंटीग्रेड में हीटेड किया जाए तो ये चेंज हो जाता है PO2। ओके, इस तरह से ये इसी का देखना आप कि इसका टेट्रामर ये है, तो इस तरह के कंपाउंड्स में चेंज होता है। फिर आता है इसका स्ट्रक्चर। ओके, देखो इसके स्ट्रक्चर में जो क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें कितने लोन पेयर्स हैं, मतलब P4O8 में कितने लोन पेयर्स हैं, कितने PO बॉन्ड हैं, कितने POP बॉन्ड हैं, किस हाइब्रिड स्टेट में है। ओके, तो देखो बच्चों, अगर आप इसमें देखें तो ये है इसका स्ट्रक्चर। हर एक फॉस्फोरस 3 इस तरह से बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के थ्रू और एक लोन पेयर हर एक फॉस्फोरस में रहता है। यहां पर इसकी जो हाइब्रिड स्टेट है वो क्या है? sp3। तो यहां पर अगर आप टोटल PO बॉन्ड्स कैलकुलेट करें तो हर एक फॉस्फोरस से 3 PO बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3। ऐसे ही इसमें देखो, ऐसे इसमें देखो, ऐसे इसमें देखो, कुल मिलाकर कितने हो गए PO बॉन्ड्स? 12। POP बॉन्ड देखें मींस यहां से चले ये फिर ये फिर ये, तो 1 POP 2 POP 3 POP 4 POP
5POP 6POP। तो टोटल POP बॉन्ड्स कितने हैं? 6। PO बॉन्ड्स देखो, P कोऑर्डिनेशन O के साथ, ठीक है, P के साथ कोई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से O जुड़ा है कि नहीं, तो इसमें कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 0। नेक्स्ट है कि लोन पेयर्स देखो आप कितने हैं, तो हर एक ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर्स होते हैं। तो टोटल ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास? 6, तो वो हो गए 12। और हर एक फास्फोरस पर एक लोन पेयर फ्री है, तो टोटल हो गए कितने? 16। तो ये इसका स्ट्रक्चर है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये था हमारा फास्फोरस ट्राइऑक्साइड के बारे में। ओके, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट ऑक्साइड है और ये है P4O10 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, P2O5 भी लिख सकते हैं इसको। इसकी प्रिपरेशन वैसी ही है जैसे अभी आपने देखा था कि फास्फोरस ट्राइऑक्साइड के जैसा, कि फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस लिया जाए और ऑक्सीजन को एक्सेस में लेके और जब इसको जलाया जाए तो बनता है P4O10 इस तरह से। तो एक्सेस ऑक्सीजन में लें तो P4O10, लिमिटेड ले लें तो P4O8 बन जाता है, सॉरी O6 बना था। ओके, अब आ जाते हैं दूसरी मेथड, ये भी है कि व्हाइट फास्फोरस और CO2 की रिएक्शन से भी ये बनता है। उस तरह से इसने यहाँ पर CO2 को रिड्यूस करके किसने चेंज कर दिया? कार्बन। तो यहाँ ये 2 मेथड्स हैं जहां पर क्या बन रहा है? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब हम आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में। तो देखो, नंबर 1, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विद स्नो लाइक अपीयरेंस। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है और स्नो जैसा दिखता है। ओके, एंड सबलाइम्स ऑन हीटिंग, और अगर इसको ज्यादा हीट कर दिया जाए तो ये क्या हो जाता है? सबलाइम्स मतलब है वेपर बनके उड़ जाएगा। समझ गए बच्चों कि सफेद क्रिस्टलीन ठोस है, स्नो जैसा दिखता है, गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित हो जाता है, मींस लिक्विड स्टेट में चेंज हुए बिना सीधे सॉलिड से किसमें चला जाता है? गैसियस स्टेट में। फिर आता है रिएक्शन विद वाटर। तो देखो, एक क्वेश्चन होता है कि P2O5 वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या नहीं बनता, या फिर कौन कौन से एसिड्स बनते हैं? तो आप देखोगे कि P4O10 अगर कोल्ड वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो बनाता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अगर इसे हॉट वाटर में रखा जाए तो बन जाता है फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। और इसी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के बाद अगर थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड में चेंज हो जाता है। मींस अगर हम इसी को लेके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को लेके वाटर में डिसॉल्व करके और हाई टेम्परेचर रखें तो हमें पायरोफॉस्फोरिक एसिड भी मिल सकता है। H4P2O7 जो कि H3PO4 जो होता है, आप देखोगे इसी का एक क्या है? डाइमर जैसा है, जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं, 2 मोल इनको लेके, तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। तो पायरोलिसिस से बनता है, इसलिए इसका नेम पड़ गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ओके, तो ये 3 एसिड्स बनते हैं, एक, दूसरा ये है और तीसरा। जबकि आपने इसके पहले वाले में देखा था P4O6 में कि वो फास्फोरस एसिड और फास्फोरिक एसिड और PH3 बनाता है। तो ये इसकी वाटर के साथ रिएक्शंस हैं। इसके अलावा आपने देखा था नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 जो हमने देखा था उसकी प्रिपरेशन में, तो जब हम ये जो है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और HNO3 की रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बन जाता है और इस तरह से, और ये चेंज हो जाता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसके अलावा आपने देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में P2O5 का यूज एक अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में होता है। तो ये एक बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से वाटर को रिमूव कर देता है। जैसे कि एसिटिक एसिड लिया जाए और उसे हमें एसिटिक एनहाइड्राइड में चेंज करना है तो हम P2O5 या P4O10 के साथ ट्रीट कर दें तो वाटर मॉलिक्यूल को निकाल कर और चेंज हो जाता है किसमें? मेटाफॉस्फोरिक एसिड में। ऐसे ही अगर आप अमाइड को P2O5 के साथ हीट कर दो तो साइनाइड बन जाते हैं, यहाँ पर भी वाटर का रिमूवल होता है। ओके, नेक्स्ट है कि अगर हम यहाँ देखें कि CaO और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की रिएक्शन तो कैल्शियम फॉस्फेट बनता है जो कि फर्टिलाइजर में
यूज होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिसमें फास्फोरस पेंटॉक्साइड के बारे में बताया गया है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब मैं इसको हटाता हूँ और इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ मैं आपको, जो कि क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके, तो बिल्कुल जो स्केलेटन है आप देखोगे कि फास्फोरस पेंटॉक्साइड का जो स्केलेटन है वो स्केलेटन वही है जो कि P4O6 में अभी आपने देखा था। बस इसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, जो 4 ऑक्सीजन बढ़े हुए हैं, वो 4 फास्फोरस एटम के साथ कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। ओके, तो देखो हम इस तरह का एक स्केलेटन बनाते हैं POPO। ओके, इस तरह से अभी आपने देखा था कि इसका जो स्केलेटन बना था ये हो जाएगा हमारे पास POPOP। ओके, PO, यहाँ हो गया P फिर O और ये हो गया। यहाँ से हम एक O लें और इसको ऐड कर देते हैं और यहाँ से यहाँ। ओके, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन से यहाँ जुड़ गया एक ऑक्सीजन, एक कोऑर्डिनेशन से यहाँ जुड़ गया, एक कोऑर्डिनेशन से यहाँ जुड़ गया, एक कोऑर्डिनेशन से यहाँ जुड़ गया। तो जो फास्फोरस के लोन पेयर्स थे वो इस तरह से यूज हो गए। कई बार इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी बना होता है। ओके, तो आप ध्यान रखें कि ये स्ट्रक्चर जो है एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कहेंगे। ये इस तरह से ले लें, डबल बॉन्ड O इस तरह से। तो यहां पर ये D पाई P पाई बॉन्डिंग होती है। फास्फोरस का D ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का P ऑर्बिटल, इनके बीच में D पाई P पाई बॉन्डिंग हो जाती है, या फिर हम इस तरह से कोऑर्डिनेशन। तो क्वेश्चन आता है कि फास्फोरस पेंटॉक्साइड में कितने कोऑर्डिनेटेड ऑक्सीजन है? तो इसमें आप P4O10 में देखोगे तो 4 कोऑर्डिनेटेड क्या है इसमें ऑक्सीजन दिख रहे हैं। अब आता है कि इसमें सब कुछ काउंट करके दिखा दें हम कि कितना क्या है। तो देखो P कोऑर्डिनेशन ना लेके केवल कोवैलेंट बॉन्ड्स देखो, ये बॉन्ड्स देखो आप, तो कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4, मतलब हर एक में पहले 3 दिख रहे हैं। तो ये कितने हैं हमारे पास 12। P कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O, अगर आप बॉन्ड्स देखें तो ये कितने दिख रहे हैं 4। देखो 12 तो ये समझ गए होंगे, हर एक फास्फोरस में 3 इस तरह के बॉन्ड्स दिख रहे हैं, तो 12 हो गए 4 के, और 4 आप देख रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेटेड ऑक्सीजन है फास्फोरस के साथ, तो ये हो गए। ठीक है, इनको हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ओके, फिर आते हैं कि POP बॉन्ड्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये कितने हैं POP। ठीक है, बॉन्ड्स अगर हम देखें ये वाले तो ये हमारे पास 6। अगर मैं कहूं कि लोन पेयर्स कितने हैं, तो देखो सारे लोन पेयर्स फास्फोरस कितने यूज हो गए, तो 4 ये थे। और ऑक्सीजन अगर आप देखें टोटल कितने ऑक्सीजन यहां पर आ गए, यहां पर देखो आपसे लोन पेयर काउंट करते हैं। तो पहले तो ये जो POP बॉन्ड में ऑक्सीजन आ रहा है इसमें सब में है 2-2 लोन पेयर, जबकि जो कोऑर्डिनेटेड ऑक्सीजन दिख रहा है, समझ गए ना, इस कोऑर्डिनेटेड ऑक्सीजन में अगर आप देखोगे तो कितने लोन पेयर्स हैं 3, तो 4 तो ये हो गए, तो 12 ये हो गए। ओके, हर एक ऑक्सीजन में 3 है, 3 6 9 12। और यहां पर अगर आप देख लें कि 1 2 3 4 5 6, तो 12 ये हो गए, मतलब हर एक ऑक्सीजन में 2, तो 1 2 3 4 5 6 6 हो गए 12 और 12 ये हो गए। कुल कितने लोन पेयर्स दिख रहे हैं बच्चों 24। कितने हो गए 24। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास P4O10 का, समझ गए आप। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कितने P डबल बॉन्ड O हैं, तो आप कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को ही इस तरह से ले लेंगे, तो ये कितने होंगे 4। और इस समय अगर इस स्ट्रक्चर को ऐसा बना के पूछ लिया जाए लोन पेयर्स, तो लोन पेयर्स आप देख रहे हैं कि फिर हर एक ऑक्सीजन में 2 ही काउंट होंगे इस तरह से। अगर आपसे P4 इस तरह से पूछ लिया जाए P4O8 का स्ट्रक्चर क्या हो, तो P4O8 के स्ट्रक्चर में आपको 2 ऑक्सीजन हटा दो, फिर आप सारा काउंट कर लो, समझ गए ना। तो P4O8 हो चाहे P4O6 हो
चाहे P4O10 है, पहले तो ये स्केलेटन बना लो। P4O6 है तो कोई भी ऑक्सीजन कोऑर्डिनेटेड ना करें, P4O8 है तो 2 कोऑर्डिनेटेड कर दें, P4O10 है तो 4 कोऑर्डिनेटेड कर दें। इस तरह से फास्फोरस के ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो आप देखोगे कि फास्फोरस के काफी लार्ज नंबर में क्या है, ऑक्सी एसिड्स हैं। उन्हीं को हम, उनमें से जो इंपॉर्टेंट हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। पहला है हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2। ओके, या इसी को एक नाम से और जाना जाता है फॉस्फेनिक एसिड। ये जो प्रिपरेशन है इसकी, व्हाइट फास्फोरस पर एल्कली बेरियम हाइड्रोक्साइड और वाटर की रिएक्शन से पहले एक इंटरमीडिएट बनता है बेरियम हाइपोफॉस्फाइड, जो H2SO4 पर डिसॉल्व होकर बना देता है H3PO2। ओके, ऐसे ही आप देखोगे कि यहां पर एक रिएक्शन और आती है P4 + 3NaOH, ओके, प्लस 3H2O, तब बनता है PH3 गैस प्लस, ठीक है, NaH2PO2। अगर हम इसमें H2SO4 का रिएक्शन करा दें तो H3PO2 इस तरह से इसमें भी बनता है। तो व्हाइट फास्फोरस और एल्कली की रिएक्शन से बनता है H3PO2। अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में आ जाएं। एक तो ये मोनोबेसिक एसिड है, ध्यान रखना है, इसमें केवल एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, मींस ये एक ही क्या है, मोनोबेसिक ब्रॉन्ज स्टेट। हम इसको क्या बोलेंगे कि मोनोबेसिक ब्रॉन्ज स्टेट, ओके, एसिड, क्योंकि इसमें ये जो OH है इसी का H+ आयोनाइज्ड होगा, तो ये बनेगा H2PO2 1- प्लस H+, और यही एसिडिटी शो करता है। तो इसी के कारण ये क्या है, मोनोबेसिक होता है। अच्छा रिड्यूसर है, ध्यान रखें, फास्फोरस का ऐसा कोई भी एसिड जिनमें हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस से बॉन्डेड है, वहां पर ये हाइड्रोजन रिड्यूसर होते हैं। ये दोनों हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एटम यहाँ पर क्या है बच्चों, रिड्यूसर, मींस ये वाटर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके और हाइड्रोजन को रिलीज कर देते हैं। तो पहले तो हम इसकी बेसिसिटी को देखें कि अगर हम NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो ये सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड, ठीक है, या हम सोडियम, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ये क्या है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, ओके, इस तरह सोडियम के साथ रिएक्शन करा दें तो हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी, 2 मोल लेने होंगे हमें इस तरह से यहाँ पर, तब H2 रिलीज होगी। जस्ट ऐसा ही अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है इसका रिड्यूसिंग नेचर, अपचायक गुण। तो आप देख रहे हैं वाटर से रिएक्शन करके ये निसेंट हाइड्रोजन रिलीज कर देता है। यही हाइड्रोजन जो है रिड्यूसर होती है, जैसे कि AgNO3 को Ag में रिड्यूस कर देती है, ये 4 इधर जुड़ गए, ये 4 इससे जुड़ गए, या हैलोजन को HX में, ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड को मरकरी में रिड्यूस कर देता है। इस तरह से ये प्रॉपर्टीज होती हैं। स्ट्रक्चर देखोगे तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड फास्फोरस है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है डी-पाई बॉन्डिंग के कारण, एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, इसमें 2 रिड्यूसर हाइड्रोजन एटम है, आयोनाइज होगा तो H+ देगा एक ही, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ऑक्सीजन की, यहाँ फास्फोरस की तो +1 आएगी, और बेसिक ब्रोमोस्टेट एसिड है। H3PO2, H3PO3 और H3PO4 में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड यही है। अभी मैं इसको डिस्कस बाद में करूंगा, पहले आप इतना नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आ जाते हैं और ये है H3PO3 फास्फोरस एसिड। ओके, प्रिपरेशन में अभी आपने देखा था कि P4O6 को वाटर में डिसॉल्व कर दें तो बन जाता है ये। इसके अलावा अगर आप देखें कि PCl3 + 3H2O तो भी बनता है H3PO3 + 3HCl। इस तरह से इसकी प्रिपरेशन होती है। ये जो है ये है फास्फोरस एसिड का एनहाइड्राइड।
अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज। तो देखोगे आपकी डाई बेसिक ब्रोंज स्टेट एसिड है, इसमें 2 OH ग्रुप है जो प्रोटॉन रिलीज कर सकते हैं, इसलिए डाई बेसिक होता है। और रिड्यूसर भी है, क्यों? क्योंकि इसमें एक H डायरेक्ट फास्फोरस से जुड़ा हुआ है जो कि रिड्यूसर हाइड्रोजन होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसके 2 टाइप्स के सॉल्ट्स पॉसिबल है, एक है मोनोसोडियम फॉस्फाइड और एक है इसमें डाइसोडियम फॉस्फाइड। 2 इसके इस तरह से सॉल्ट्स बनते हैं क्योंकि इसमें 2 H+ है। यहाँ मोनो बेसिक है दिख रहा है, यहाँ पर डाई बेसिक। कई बार आता है कि H3PO3 के कितने बफर सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। तो ध्यान रखें किसी भी मल्टी बेसिक या कहें कि पॉली बेसिक एसिड्स के उतने ही बफर सॉल्यूशन सेट पॉसिबल हैं जितने उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। देखो एक बफर सॉल्यूशन बन जाएगा H3PO3 + NaH2PO4 का, और एक बफर बनेगा H3PO3 और NaH2PO3 का एक बफर, तो ये बन गया, और एक बफर इसका और इस सॉल्ट का बन जाएगा। तो इस तरह से 2 टाइप्स के बफर सिस्टम पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट है कि अगर हम रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो रिड्यूसिंग नेचर इसमें देखोगे कि इसमें एक ये वाला जो H है डायरेक्ट फास्फोरस से बॉन्डेड है, यही रिड्यूसर होता है। तो वाटर को रिजॉल्व करके और इस तरह से H रिलीज करता है और यही H इस तरह से रिड्यूसर की तरह वर्क करते हैं। Ag को Ag में, हैलोजन एसिड को हैलोजन्स को हैलोजन एसिड्स में रिड्यूस कर देते हैं। ये एक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है यहाँ पर फास्फोरस, इसलिए एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो करता है। कैसे? यहाँ पर 5+ और यहाँ पर -3 में, और ये +3। इस तरह से 3 टाइप्स की फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाती हैं। तो ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो करता है। अब आ जाते हैं इसका स्ट्रक्चर में। तो आप देखेंगे यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये रिड्यूसर हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, कुल मिलाकर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। तो यहां तक समझ गए होंगे, आपसे अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। किसी भी एसिड में, ऑक्सी एसिड में ऑर्थो तब लगता है जब उसकी हीटिंग से कोई ऐसा कंपाउंड बने जो एसिडिक हो। तो उस एसिडिक कंपाउंड या उस एसिडिक ऑक्सी एसिड को, मतलब किसी भी ऑक्सी एसिड को हीट करें और दोबारा एक ऑक्सी एसिड बन जाए वाटर के रिमूवल से, तो उस ऑक्सी एसिड को जो बन रहा है उसे बोला जाता है मेटा एसिड, और जिससे बन रहा है मींस जो इनिशियल एसिड होगा उसमें लग जाता है ऑर्थो। तो H3PO4 को ऑर्थोफॉस्फोरिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके हीट कर दें तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड, या वाटर का रिमूवल करा दें तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन जाता है। अब यहां पर आते हैं प्रिपरेशन। तो आप देखोगे अभी आपको बताया था मैंने कि P4O10 फास्फोरस पेंटॉक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें तो ये बनता है, यही है हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ट्राई बेसिक एसिड होता है और वीक होता है, नो रिड्यूसर, इसमें कोई ऐसा हाइड्रोजन नहीं होगा, भी आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, जो डायरेक्ट फास्फोरस से जुड़ा हुआ, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और वाटर सॉल्युबल होता है। अब हम ये देखें कि इसके 3 टाइप्स के सॉल्ट पॉसिबल हैं। एक होगा मोनोसोडियम फॉस्फेट, दूसरा होगा डाइसोडियम फॉस्फेट, और एक तीसरा है ट्राइसोडियम फॉस्फेट। मींस इसमें 3 जो H हैं तीनों एसिडिक होते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर से इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। और एक क्वेश्चन होता है कि इसके कितने बफर सिस्टम्स पॉसिबल हैं, तो 3 बफर सिस्टम्स पॉसिबल हैं। एक हो जाएगा H3PO4 + NaH2PO4 का, एक इसी तरह से मोनोसोडियम और डाइसोडियम का, और एक डाइसोडियम और ट्राइसोडियम का। कुल मिलाकर ये 3 बफर सिस्टम्स पॉसिबल हैं इसके। अब आता है इस पर हीट इफेक्ट। तो आप देखोगे कि H3PO4 को 256 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करें तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनता है। ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनाने की मेथड भी है। 600 पर हीट कर दें तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड में चेंज हो जाता है, और रेड हॉट कर दें तो ये P4O10 में चेंज हो जाता है। तो ये इस पर हीट का इफेक्ट है। इसके अलावा कैल्शियम फॉस्फेट पर अगर H3PO4 की रिएक्शन कराते हैं तो ये कंपाउंड बनता है, इसको बोलते हैं ट्रिपल फॉस्फेट। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फॉस्फेट, जो कि एक फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। ओके, और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप टेस्ट। तो आप देखोगे कि जो फॉस्फेट ग्रुप टेस्ट है उसमें हम देखते हैं कि किसी भी
ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस हो या फिर कहीं पर फ्री फॉस्फेट ग्रुप हो, तो इसको आइडेंटिफाई करना है तो उसको जो कंपाउंड है उसको डायरेक्ट, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस है तो पहले तो नाइट्रिक एसिड या अदर एसिड्स या हाइड्रोजन परऑक्साइड इनसे रिएक्शन करके उसको फास्फोरिक एसिड में चेंज किया जाता है उसके फास्फोरस को, फिर उसमें मिलाया जाता है अमोनियम मॉलिब्डेट। ये क्या है? अमोनियम मॉलिब्डेट एक रिएजेंट है और नाइट्रिक एसिड, तो फॉस्फो अमोनियम मॉलिब्डेट का येलो प्रेसिपिटेट आता है। मींस यहां पर H जो अमोनियम था ये अमोनियम ग्रुप फॉस्फेट के साथ आ गई थी, और ये जो 12MOO4 था वो 12MOO3 में चेंज हो गया, तो 12 ऑक्सीजन 21 ये हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन ये, तो 12H2O ये बन गया टोटल, और 21 अमोनियम नाइट्रेट। तो ये येलो कनेरी येलो प्रेसिपिटेट आता है जो कि फॉस्फेट ग्रुप का टेस्ट होता है। ओके, अब हम आ जाते हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहां तक आप समझ गए होंगे इसके बारे में। अब देखो अगर आप इसमें जाएं तो इसका स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि P डबल बॉन्ड O और ये है OH, ये है OH, ये है OH। ओके, तो ये 3 OH होने के कारण ये तीनों एसिडिक, ठीक है, OH ग्रुप है। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी H डायरेक्ट इससे बॉन्डेड नहीं है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 5+, और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3। अब एक क्वेश्चन आता है कि H3PO2, H3PO3 और H3PO4 में कौन ज्यादा एसिडिक है? तो ध्यान रखें कि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर रूल नहीं लगता। मींस यहाँ +1 +3 +5 आप इस बेस पर इसमें कह दें कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ऐसा नहीं है। इनकी एसिडिटी का ऑर्डर ये है। ओके, ये है इनकी एसिडिटी का ऑर्डर। अब आते हैं कि ऐसा क्यों हो गया है। तो ध्यान रखें यहाँ पर कि ये एक हाई टेंडेंसी टू रेजोनेशन या रेजोनेंस इन H3PO2। अगर आप इसमें देखें कि ये है P डबल बॉन्ड O और ये है OH, यहाँ है H, ये है H। हम जानते हैं कि ये आयनाइज हो जाए तो O- P डबल बॉन्ड O, ऐसा H यहाँ H यहाँ, इसका रेजोनेंस होगा तो यहाँ पर एक, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ H और यहाँ। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ देखें तो इस ऑक्सीजन में और इस ऑक्सीजन में जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो 1/2 - 1/2 -4 आएगा। इस तरह से इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब यहाँ आ जाओ कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे 2 OH और 1 H, तो यहाँ पर ये इस तरह से माइनस हुआ और H+, और यहाँ H और ये H। तो ये जो H है ना, ये यहाँ पहुंच जाता है। रेजोनेंस ऊपर की तरफ हो, बल्कि यहाँ पर ऐसा रेजोनेंस हो जाएगा। ऐसे में नेगेटिव चार्ज एक बना रहेगा, और एक नेगेटिव चार्ज जब ज्यादा बना रहेगा तो इससे तो कहीं ज्यादा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रहेगा। मींस यहाँ के OH ही अपने प्रोटॉन को एक्सचेंज करने लगते हैं। तो ये एक्सचेंजिंग हो जाने के कारण मींस अगर ये प्रोटॉन यहाँ से रिलीज हुआ तो ये प्रोटॉन यहाँ ट्रांसफर हो गया, ये यहाँ ट्रांसफर हो गया। तो इसमें हैविंग मोर टेंडेंसी, ठीक है, ऐसा ही अगर आप इसमें चले जाएं P डबल बॉन्ड O OH OH OH, तो अगर हम यहाँ कहें कि प्रोटॉन यहाँ रिलीज हुआ तो P डबल बॉन्ड O OH, सपोज यहाँ पर ऐसा है और ये है H+, तो ये क्या करेंगे, अपने प्रोटॉन को इस तरह से एक्सचेंज करते रहते हैं और ये नेगेटिव चार्ज इस तरह बना रहेगा। तो इन सब में आप देख रहे हैं 1 नेगेटिव चार्ज बना हुआ है, और इसमें ये प्रोटॉन का यहां से फ्री हो दूसरी जगह इधर, तो यहां पर प्रोटॉन नीचे OH ग्रुप में ही क्या होने लगता है, रेजोनेंस करने लगता है। और इसमें ऐसा नहीं हो सकता, प्रोटॉन निकलने के बाद नेगेटिव चार्जेस ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिससे ये ज्यादा फ्री रहेगा, और इसके फ्री ज्यादा रहने के कारण ही ये ज्यादा एसिडिक हो जाता है। इस तरह से हम ये कहें कि ये जो फास्फोरस के 3 एसिड की अगर आपको एसिडिटी पूछे तो आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है, यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इसका। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, कुछ और इंपॉर्टेंट एसिड्स। पहला है पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4T2O7,
जो फॉस्फोरिक एसिड है इसी की पायरोलाइसिस से बनता है, मींस इसको हीटेड किया जाए तो H4P2O7 2 मोल H3PO4 में से 1 मोल H2O का रिमूवल होता है। इस तरह से यहाँ का OH यहाँ OH एक H2O रिमूव कर दें तो ये बन जाएगा। इसके अलावा P2O5 को वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो बनता है H4P2O7, एक्सिस में वाटर लेके और इस तरह से रिएक्शन है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है और टेट्रा बेसिक है क्योंकि इसमें 4 OH ग्रुप और ये 4 के 4 एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इस तरह से ये इस तरह का सॉल्ट बनाएगा जिसमें ये टेट्रा बेसिक दिखता है। और ये है स्ट्रक्चर, इसमें POP बॉन्ड होता है और हर एक सेल जो फास्फोरस है वो sp3 हाइब्रिड स्टेट में है और फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। ओके, ये स्ट्रक्चर। फिर हम जाते हैं मेटा फास्फोरिक एसिड। ध्यान रखें जितने भी मेटा एसिड्स होते हैं ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होते हैं और पॉलीमेरिक फॉर्म में होने के कारण ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो ये भी एक ग्लासी सॉलिड है। तो देखो इस तरह से प्रिपेयर्ड होता है। H3PO4 को 600 में हीट करें तो बन जाता है, या फिर H4P2O7 को भी हीट कर दें इसी टेम्परेचर पे तो बनेगा, या P2O5 को H2O कोल्ड वाटर के साथ रखें तो ये बनता है। ग्लासी सॉलिड है ये। और मेटा फास्फोरिक एसिड एक पॉलीमेरिक एसिड है, मींस इसमें जो ये H3 ये यूनिट्स हैं जो HPO3 यूनिट्स बार बार रिपीट होती जाती हैं। आप देखोगे इस तरह से रिपीट हो रही है। तो ये जो यूनिट रिपीट हो रही हैं, ओके, तो इस तरह से ये n नंबर में हो सकती है। तो NNHOH से रिएक्शन कराएं तो इस तरह का सॉल्ट बनेगा। तो ये एक पॉली बेसिक होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। हर एक फास्फोरस से एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ट्राई मेटा फास्फोरिक एसिड 3 इस तरह से साइक्लिक रिंग बना के भी होते हैं। पॉली में तो ये लॉन्ग चेन बन जाएगी, ट्राई मेटा में इस तरह से रिंग होगी। ओके, तो यहां तक समझ गए होंगे, इसको नोट कर लें। अब देखो बच्चों, ये 2 और एसिड्स बता दूं, ऑक्सी एसिड्स फास्फोरस के, एक है पायरोफॉस्फोरस एसिड, मींस फास्फोरस एसिड के पायरोलाइसिस से बनता है। इसमें भी 2 OH में से एक H2O रिमूव कर दो तो ये बन जाएगा। तो इसमें देखोगे आपकी 2 तो OH ग्रुप है तो ये डाइबेसिक है और 2 H हैं जो कि रिड्यूसर नेचर के होंगे। ओके, नेक्स्ट है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ये एक ऐसा एसिड है जिसमें P सिंगल बॉन्ड P ग्रुप प्रेजेंट है या बॉन्ड प्रेजेंट है और इसमें 4 OH हैं। तो ये कैसा होगा? टेट्रा बेसिक। और इसमें फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? +4, जबकि यहाँ पर +3 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, फिर हम यहाँ आ जाते हैं कुछ कॉमन पॉइंट। देखो आप कि फास्फोरस इज टेट्राहाइड्रली सराउंडेड बाय 4 अदर ग्रुप्स। आप देखोगे इन एसिड्स, जितने भी आपने एसिड्स देखे फास्फोरस के, उन एसिड्स में एक तो फास्फोरस टेट्राहाइड्रली सराउंडेड बाय 4 ग्रुप्स। आप देखोगे फास्फोरस से 4 ग्रुप्स जुड़े होते हैं, 4 एटम्स जुड़े होते हैं इस तरह से। कंटेन एटलीस्ट 1 PO बॉन्ड, सब में आपने देखा एक PO बॉन्ड जरूर दिखेगा आपको, और एक OH तो मिनिमम होगा ही होगा। बाकी OH कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 दिखे, मिनिमम 1 दिखा। हैविंग pH बॉन्ड, जिनमें अगर pH बॉन्ड है तो वो कैसा है? रिड्यूसर है, और OH है तो वो क्या है? एसिडिक था। तो ये था फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के बारे में। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स बता दूं आपको कि फर्टिलाइजर्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि प्लांट्स में होने वाली एलिमेंटल डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए जो है सॉइल में मिलाए जाते हैं। एक तो नेचुरल होते हैं, गोबर है या इस तरह के जो सड़े गले जो प्लांट रेसिड्यू हैं, और एक आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं। तो आर्टिफिशियल में जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैं, फास्फोरस फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, इसके अलावा फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स हैं। तो इस तरह से देखो नाइट्रोजन वाले अगर देखें तो एक तो होता है अमोनियम सल्फेट NH4 नाइट्रोलिन जो कि वाटर में डिसॉल्व होकर यूरिया और अमोनिया बना देता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट CAN बोला जाता है, कैल्शियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट से मिलकर बना होता है। बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम ऑक्साइड से बना है। यूरिया NH2CONH2, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। ओके, तो ये है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम जिसमें सुपर फॉस्फेट और
ये है कैल्शियम सल्फेट मिला होता है, नाइट्रोफॉस्फेट कैल्शियम सुपरफॉस्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट का मिक्सचर होता है, ट्रिपल फॉस्फेट जो कि 3 मोल कैल्शियम, ठीक है, फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ है। तो इस तरह के ये जो है मोनोहाइड्रोजन, ठीक है, कि एक हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से बना है, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें भी, इसमें भी। थॉमस स्लैग जो होता है, थॉमस स्लैग जो आयरन की मेटलर्जी में जो स्लैग बाहर आता है उसमें जो फॉस्फेट होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में होता है और इसका भी यूज किसमें होता है बच्चों, फर्टिलाइजर्स में। इसके अलावा एक पोटास फर्टिलाइजर्स की बात करें तो KNO3 KCl K2SO4 इनमें के जरूर होगा पोटास, और एक होते हैं NPK फर्टिलाइजर्स जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम तीनों होते हैं। नाइट्रोजन लगभग 4%, हाइड्रोजन जो सर P2O5 8% और 2% K2O मिला होता है। तो इस तरह से ये हैं नाइट्रोजन के और फास्फोरस पोटासियम के इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स के बारे में, तो अब इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों, नाइट्रोजन ग्रुप से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं, ओके। जैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन ग्रुप के। यहां पर है मैग्नेटिक एयर, इसको बोला जाता है नाइट्रोजन को नाइट्रो चॉक, अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट का मिक्सचर कहलाता है। एंजल्स सॉल्ट Na2 N2O5 H2O N2O3 2 2 ओके, इस तरह से। सीलेज ग्रीन CuHASO3, ग्राहम सॉल्ट CH3COO होल ट्वाइस CuCuAS, ठीक है, होल AS2 होल ट्वाइस। पेरिस ग्रीन NaPO3 होल 6, ओके, इस तरह से। यहां पर है फिर है पर्ल वाइट BiOCl। एक क्वेश्चन होता है कि BiCl3 पे वाटर की रिएक्शन होने से प्रेसिपिटेट किसका आता है, तो ध्यान रखें BiOCl। टर्बिड प्रेसिपिटेट आता है ना, बिल्कुल व्हाइट और ग्रे से कलर का, हल्का सा लाइट जैसा, ठीक है। तो इस तरह से टर्बिड PPT आता है। स्वाट रिएजेंट SbF3 को बोलते हैं, स्वाट रिएक्शन में यूज होने वाला रिएजेंट है। वर्टेक्स रिंग व्हाइट स्मोक ऑफ P2O5, कोल्ड फायर एंड फॉसी जो रिलेटेड टू व्हाइट फॉस्फोरस। कोल्ड फायर मतलब है कि अगर फॉस्फोरस जलता है और उसमें आप देखोगे जो फ्लेम निकलती है वो गर्म नहीं होती बल्कि कैसी होती है, कोल्ड होती है, जिसको बोलते हैं कोल्ड फायर। फॉसी जो एक जबड़ों में होने वाला एक क्या है, एक डिसीज है, इसी को बोलते हैं फॉसी जो। घोस्ट फायर जो बोन्स होती हैं, बोन्स में अगर फॉस्फोरस हो फ्री तो वो डार्क में चमकती हैं, तो ऐसी बोन्स ग्लो इन डार्क ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस, तो इसको बोलते हैं घोस्ट फायर, भूतों की आग, ओके। P4S2 यहाँ पर रेड फॉस्फोरस यूज होता है। रेड फॉस्फोरस जो है नॉन पॉइजनस होता है, दूसरा इसका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, इसलिए इसका यूज जो है, जो माचिस होती है उसकी जो स्टिक्स होती हैं उनमें लगा हुआ केमिकल होता है, ओके, उसमें होता है P4S3। डिटर्जेंट एडिटिव के फॉर्म में मिलाया जाता है Na2P3, ठीक है, O10। जस्ट ऐसा ही टूथपेस्ट, टूथ पाउडर में मिलाया जाता है ये केमिकल, ठीक है, और सॉफ्ट ड्रिंक में भी कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट इस तरह से एडिटिव फॉर्म में रहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे जो कि आपके नाइट्रोजन ग्रुप से रिलेटेड थे। तो इस तरह से हमारा नाइट्रोजन ग्रुप बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन ग्रुप, ओके। तो इसे नोट करें।